हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत में भारतीय रियासतों के बारे में जानेंगे। नहीं, वो चटकीली कहानियां मैं आपको नहीं सुना रहा हूं जो आपने हैदराबाद और जूनागढ़ या कश्मीर के बारे में सुनी होंगी। मुझे वो सुनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो इतिहास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में भी आता है। मैं वो नहीं सुना रहा हूँ, मुझे वो सुनाने में वर्तमान में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं इस पूरे वीडियो में आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि आखिर ये भारतीय रियासतें थीं क्या, ये बने कैसे, अंग्रेजी राज्य में इनका संबंध और योगदान क्या था, क्या ये रियासतें अंग्रेज़ों के द्वारा जानबूझकर बनाई गई थी अथवा अंग्रेज़ों ने जानबूझ के छोड़ दिया, छोड़ो हटाओ, अब कोई मतलब नहीं है, यानी कि हमने जितना साम्राज्य बनाना था बना लिया, अब हमको कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि ये रियासतें थीं, जैसा आप पढ़े होंगे अंग्रेजी प्रपत्रों में और बहुत सारे लेखों में या अंग्रेज़ों के द्वारा लिखे हुए अभिलेखों में कि महाराजा ने आया और महारानी आई और सबको बराबरी का दर्जा दे दी। जब ये अंग्रेजी साम्राज्य के बराबर ही थे तो आज़ादी के बाद फिर इनके अस्तित्व बचे क्यों नहीं? सवाल तो आनी चाहिए। आपसे मुख्य परीक्षा में पूछ सकता, इंटरव्यू में भी पूछ सकता। तो इन्हीं सब उद्देश्यों से, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के उद्देश्यों से हमने आज इस वीडियो को बनाया है, रखा है, जिसमें हम भारतीय रियासतों का विश्लेषण करेंगे इस आधार पे कि वह बने कैसे थे, उनके बनने में किन किन चीज़ों का या परिस्थितियों का योगदान था, जब वो बन गए तो कैसे वो अंग्रेजी राज के साथ उनके संबंध थे, और फिर हम इस पर भी विश्लेषण करेंगे कि जब वो संबंध अच्छे थे अंग्रेजी राज से तो कैसे अंग्रेज़ों ने एक संघीय भारत को रूप दिया, और फिर कालांतर में जब भारत में राष्ट्रवाद उपजा, राष्ट्रवाद पनपा, तो क्यों नहीं ये भारतीय रियासतें उसको रोक पाईं। और जब समय का प्रवाह आया, भारत में लोकतांत्रिक प्रवाह आई या लोकतंत्र की नदी बही, तो सारी रियासतें सब के सब उसमें डूब गई। तो आइए, आपका बहुमूल्य समय न लेते हुए आप मेरे बोर्ड पर देखिए, आधुनिक भारत, भारतीय रियासतें। देखिए, जब आप आधुनिक भारत पढ़ते हैं या इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें कुछ एक चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है डाटा, जो उन सोर्सेस से निकाली जाती हैं जो उस समय थी। दूसरा होता है डाटा का विश्लेषण। डाटा का विश्लेषण किया जाता है। डाटा का विश्लेषण जब होता है तो उसमें इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है कि वो जो डाटा लिखा या डाटा जो प्रस्तुत किया गया वो किसके द्वारा किया गया। कोई सत्ता या सत्ता समर्थित आदमी था या सत्ता के अगेंस्ट आदमी था। दोनों के डाटा में थोड़ा बहुत फर्क रहेगा और दोनों के भाव में भी अंतर होता है। तो जब आधुनिक इतिहास पढ़ा जाता है तो इन दोनों के बीच का मामला निकाला जाता है, और सबसे बड़ी जरूरत इतिहास पढ़ते समय ये देखी जाती है कि आखिर इससे तृप्तिकरण, तुष्टिकरण नहीं, तृप्तिकरण किसका हुआ, यानी कि तत्कालीन समय में जो नियम, कायदा, कानून, भाव विचार आए उससे अंतोगत हुआ, राजनीतिक रूप से फायदा कैसे हुआ, और जिसे राजनीतिक रूप से फायदा होगा वही उस समय का मुख्य खिलाड़ी होगा, बाकी छोटे मोटे खिलाड़ी होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इतिहास पढ़ते समय यह ध्यान रखा जाता है। जैसे कोई राजा बहुत हार्ड लाइन यूज़ करेगा, कोई राजा बहुत सॉफ्ट लाइन यूज़ करेगा, कोई राजा मीडियम माने हार्ड और लाइन सॉफ्ट दोनों तत्वों को यूज़ करता है। तो ये देखा जाता है कि आखिर उसे फायदा राज सत्ता को कितना हुआ। जैसे आप सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो कंट्रोवर्सी होती है, विवाद होता है, मध्यकाल को पढ़ने में होता है। तो मध्यकाल में एक सवाल पहले मेंस में बहुत बार पूछा जाता था कि खिलजी क्रांति क्या थी। आप जाइए पढ़िए, देखिए क्या था, यहाँ पर तो विषय नहीं है। अकबर की जो सहिष्णुता की नीति थी, कैसे मुगल अंपायर को मुगल अंपायर बना दिया,
और फिर सेम कंडीशन कि औरंगजेब की नीतियों ने कैसे उसके साम्राज्य को ही ध्वस्त कर दिया। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, परखी जाती हैं। अब उस समय का विश्लेषण आज के अनुसार कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर झमेला पैदा होती है। खैर वो अलग चीज़ है। देखिए, भारत में रियासतों की संख्या लगभग 562 थी। हमने लगभग इसलिए लिख दिया है, कहीं 560 मिलेगा, कहीं 565 मिलेगा, कहीं 561 मिलेगा, लेकिन लगभग 562 रियासतें थी, जिनका क्षेत्रफल ये हमने लिख दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,12,508 वर्ग मील था। यानी कि ये संपूर्ण भारत का लगभग 40% क्षेत्र था। भारत मतलब अंग्रेजी भारत, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तत्कालीन समय का ये भारत का 40%, देखिए 60% हिस्सा जो थे अंग्रेज डायरेक्ट कब्जा में ले लिया, 40% को छोड़ दिया। किसको लिया और किसको छोड़ा, इस पर भी विश्लेषण करेंगे। ये सवाल है कि आखिर अवध निजाम बचे क्यों रह गए, आखिर क्या बोलते हैं सिंधिया बचे क्यों रह गए, है ना। कुंवर सिंह तो नहीं बचे, हटा दिए गए, तो क्यों ऐसा रहा, सवाल मन में आना चाहिए। अंग्रेजों ने बंगाल को ही क्यों कब्जा कर लिया, अवध को छोड़ क्यों दिया, कर्नाटक को क्यों छोड़ दिया, मैसूर राज बना के उन्होंने क्यों छोड़ दिया। सब ध्यान, इतिहास में सवाल आते हैं कि आखिर जो साम्राज्य इतने बड़े बड़े ऊंटों को खा चुका था, इतने बड़े बड़े हाथियों को खा गया, इन छोटे छोटे प्यादों को छोड़ क्यों दिया, इस पर भी देखेंगे। आप समझ जाइएगा, एक इतिहास के विद्यार्थी या सामान्य अध्ययन के विद्यार्थी के नाते आप समझ जाइए। तो ये थी भारत के तत्कालीन रियासतों का क्या बोलते हैं भू आकृति, जिसको कह सकते हैं। अब इस बात था कि ये बने कैसे, ये कौन थे। तो देखिए, ज्यादातर रियासतें उत्तर मुगल काल में अपनी स्वायत्तता अथवा अर्ध स्वायत्तता को प्राप्त की थी। जो भी इसमें से अधिकतर जो रियासतें थी वो मुगल काल या उत्तर मुगल काल में स्वायत्तता प्रदान की थी। जैसे अवध था, निजाम थे, ये सब क्या थे, ये सब मुगलों के नौकर थे। मुगलिया सल्तनत जब कमजोर हुआ तो अपने अपने क्षेत्रों में जाके अपना बना लिया, क्या बोलते हैं राज्य बना लिए। लेकिन ये ऊपरी तौर पर कहते थे कि हम मुगल के प्रतिनिधि हैं। कुछ एक रियासतें जो थी वो हमेशा विरोध किया, कुछ रियासतों ने मुगलों का हमेशा विरोध किया, कालांतर में मराठों का। अब ये कहिए कि श्रीमान नया लाइन क्या है। देखिए, आप राजस्थान में जाइए, कुछ एक ऐसी रियासतें थी जो शताब्दियों से मुगलों का विरोध किया, बाद में मराठों का भी विरोध किया। यानी कि उनका अस्तित्व बहुत पुराना था, वो कभी किसी के अधीन नहीं रहे। ये ऐसे छोटी छोटी रियासतें थी जहाँ पे राजा भी देखा कि चलो हटाओ, कोई मतलब नहीं है, कहा के लिए लड़ने जाए। बड़े राजा जो होते हैं छोटों से जल्दी लड़ते नहीं। कुछ रियासतें मराठा संघ के पतन के बाद बने थे, यानी कि इनका फॉर्मेशन अंग्रेजों ने किया था। तो 3 तरह का हमने वर्गीकरण किया है, आप हो सकता है 4-5 भी कर सकते हैं। कौन कौन, बहुत सारी रियासतें जो थी वो अधिकतर यही था उत्तर मुगल काल में, यानी कि मुगलों के पतन के काल में स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त। स्वायत्त का मतलब हो गया कि छोड़ दिया, हमको मुगल राजा से कोई मतलब नहीं, हमने अपना साम्राज्य बना लिया या रियासत बना लिया। कुछ एक जो थे वो अर्ध स्वायत्त थे। अर्ध स्वायत्त मतलब कि वो मुगल राजा जब आते थे तो उनके दरबार में जाते थे, जीव जूरी लगाते थे, लेकिन अपने राज्य में वो पूर्ण स्वतंत्रता वाला व्यवहार करते थे। कुछ हमने बताया कि हमेशा विरोध किया करते थे, पहले मुगलों का किया, बाद में किनका किया, मराठों का किया। अंग्रेजों ने इनके आपस के संबंध का पूर्ण लाभ उठाया। अब कहिए कि श्रीमान ये आपस के संबंध का पूर्ण लाभ क्या होता है? जैसे जो राज्य या जो रियासतें मराठों का विरोध करती थी, अंग्रेजों ने उनको अपने साथ रख के मराठों को नष्ट कर दिया, खत्म। जो राज्य निजामों का विरोध करते थे उनको अपने साथ रख के निजाम को साइलेंट कर दिया। जो रियासतें अवध का या जो रियासतें नीचे मैसूर का था, जहाँ पर क्या नाम है हैदर अली और टीपू सुल्तान थे, उनका विरोध करती थी, तो छोटे छोटे रियासतों को अपने साथ मिला करके उनको शांत कर दिया। तो इनके आपसी विवाद का अंग्रेजों ने पूर्ण लाभ उठाया। लेकिन सवाल उठता फिर है कि आखिर अंग्रेज इस स्थिति में पहुंचे कैसे? कोई यूरोपियन कंपनी भारत में इस स्थिति में कैसे पहुंचा कि वो रियासतों के आपसी
संघर्षों में भाग ले सके। सवाल आता है, इसका भी जवाब है। जवाब क्या है कि जब अंग्रेज भारत में आए या यूरोपीय कंपनी भारत में आए तो वो मुख्यतः व्यापार करने आए थे और अपने व्यापार में वो किसी भी प्रकार की बाधा नहीं चाहते थे। जब मुगलिया अंपायर अवसान को प्राप्त हुआ, मराठे इस योग्य नहीं हो पाए थे या नहीं बच पाए थे कि वो पूरे भारत को शांति और सुदृढ़ता प्रदान कर पाए। याद रखिए कि 1761 के पानीपत के युद्ध में हार चुके थे और अब वो इस लायक नहीं रह गए थे कि वो पूरे भारत को एक सुदृढ़ शासन में डाल सके। तो छोटे छोटे रियासतें थी, सबकी अपनी लड़ाई थी। अब इस लड़ाई में व्यापार बहुत बाधित होता था। अंग्रेज को चाहिए था व्यापार, कच्चा माल अपना पहुंचा सकें, बेच सकें, बीच में दलाली कमा सकें। तब सर्वप्रथम डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी ने भारत के रियासतों में इंटरफेयर शुरू कर दिया या भारत के रियासतों में आपसी संबंधों को उलझाना शुरू किया और उसमें अपना फायदा देखना शुरू किया। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि भारतीय रियासतों के आपसी संघर्ष का लाभ कमाने वाला या लाभ में भाग लेने वाला या भारतीय रियासतों के संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम यूरोपीय शक्ति थी। तो ऑप्शन आंसर आपका होगा फ्रांसीसी और व्यक्ति था डुप्ले। कालांतर में क्लाइव ने भी वही काम किया जो डुप्ले ने किया था, लेकिन डुप्ले गोवा में कर रहा था, क्लाइव ने बंगाल में किया। महाराष्ट्र गोवा तत्कालीन समय में उतने संपन्न नहीं थे जितना बंगाल था। बंगाल को बंगाल महाप्रांत बोला जाता था। एक जगह मैंने किताब में पढ़ा था, किनका है सो मैं भूल रहा हूँ, BL ग्रोवर की किताब में थे कि भारत के भाग्य की कुंजी या भारत के साम्राज्य की कुंजी फ्रांसीसी और डुप्ले जो थे वो गोवा और पणजी में खोज रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने या क्लाइव ने अनायास रूप से ही उसे पश्चिम बंगाल में पा लिया। पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल में पा लिया और वहां से जब ताला खुला तो पूरा भारत उनके अधीन आ गया। क्यों आया? इसमें भी रीजन है कि आखिर बंगाल को ही अंग्रेजों ने क्यों पकड़ा। आज तक भारत में जितने भी हमले हुए होते थे वो पश्चिमोत्तर प्रांत से होते थे। यह पहला हमला था भारत पर जो पूर्वी प्रांत से हुआ। क्यों? क्योंकि बंगाल उस समय सबसे धनी प्रांत था और सबसे ज्यादा अव्यवस्थित था। अंग्रेजों ने उस सबसे धनी प्रांत की अव्यवस्था का लाभ उठाया और अपने कब्जे में ले लिया। बंगाल का सोच सकते हैं कितना बड़ा था कि आज का बंगाल, पूरा पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, बिहार और यूपी का पूर्वी इलाका, ये सब मिला करके तत्कालीन समय में बंगाल महाप्रांत होता था। ये वो इलाके हैं जहाँ पे आप झारखंड से सटे इलाकों से सुगमतापूर्वक कलकत्ता से दिल्ली जा सकते हैं। अंग्रेजों ने वही पहला रेलवे लाइन भी बिछाया था कलकत्ता से दिल्ली जाने के लिए, और पूरे इलाके में गंगा का वो बड़ा मैदान भी है जहाँ धनी और धनाढ़ लोग रहा करते थे और जहाँ से राजस्व भी प्राप्त हो सकता था। अब एक सवाल का उत्तर कि आखिर ये रियासतें बचे क्यों रह गए। आखिर ये रियासतें बचे क्यों रह गए? तो देखिए, अंग्रेजों ने समुद्र तट के निकट मैदानी भागों के संपन्न क्षेत्र तथा युद्ध के लिए आवश्यक या महत्वपूर्ण वाले रियासतों को अपने में विलय किया, शेष को छोड़ दिया। यानी कि जो रियासतें संपन्न थी, बड़ी थी, अंग्रेजों को चुनौती दे सकते थे, उसको उन्होंने सीधे सीधे अपने अधीन ले लिया। जो समुद्री इलाके किनारे थे उनको सीधे सीधे अपने अधीन ले लिया। बाकी वैसे रियासतें जो सुदूर में थी या जो अनुपजाऊ क्षेत्रों में थी या जहाँ के लिए अंग्रेजों को जो दम लगाने की जरूरत ज़्यादा थी, मिलने वाला संभावना कम था, उसको उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए हमने शब्द संक्षेप में लिखा है कि अंग्रेजों ने समुद्र तट के निकट मैदानी भागों के संपन्न क्षेत्र तथा युद्ध के लिए आवश्यक क्षेत्र वाले, युद्ध के लिए आवश्यक क्षेत्र मतलब समझते हैं रणनीतिक क्षेत्रों को जो रियासतें थी उनको अपने अधीन किया, बाकी को छोड़ दिया। यानी कि ये 562 वो रियासतें थी जो अंग्रेजों के लिए तत्कालीन समय में अनुपयोगी थी। अब ये लोग बोल सकते हैं कि हम इतने लड़े थे, भैया लड़े नहीं थे तुमको अंग्रेजों ने छोड़ दिया। बात समझ रहे हैं? यूरोप की कंपनी सर्वप्रथम डुप्ले ने, यूरोप की कंपनी में सर्वप्रथम डुप्ले 1740 में भारत की रियासतों में हस्तक्षेप किया। यदि कंपनी पूछे तो फ्रांसीसी कंपनी था, व्यक्ति पूछे तो डुप्ले था।
अब कहिए कि श्रीमान ये कहाँ था, तो कर्नाटक युद्ध में सबसे पहले भाग लिया था। और कर्नाटक युद्ध जब हुआ तो आप, मेरा वीडियो है कर्नाटक युद्ध पे, आप देख सकते हैं कि कौन कौन युद्ध हुए, कैसे हुए, क्या हुआ था। से यहाँ पे वर्णन जरूरी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझा दूं कि सर्वप्रथम डुप्ले या फ्रांसीसी थे जिन्होंने भारत की रियासतों में हस्तक्षेप किया और ये पता लगा लिया कि ये लोग सिर्फ संख्या में हैं, ताकत इनके पास शून्य है। रियासतों के पास 20-20 हजार की सेना होती थी, अब फ्रांस के 200-400 के सैनिक जाकर उनको हरा देते थे। ठीक है, ये चाबी था। तो ये ऐसे प्रमुख डाटा हैं जिनको सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि रियासतें कितनी थीं, उनमें जो फॉर्मेशन हुआ वो बने कैसे थे, और उनके संबंधों का लाभ अंग्रेजों ने किस प्रकार किया, साथ ही अंग्रेजों ने किन रियासतों को हड़प लिया और किन रियासतों को छोड़ दिया। अब यहां से हम देखते हैं कि जब अंग्रेजों ने भारत के रियासतों को कब्जा किया तो कौन कौन से नीति अपनाए। यहां से सवाल मुख्य परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं, और या पीसीएस के एग्जाम में आपसे ऑप्शन में रख के ये पूछ लेगा। बात समझ रहे हैं, पीसीएस के एग्जाम में। तो उस नजरिए से भी हम इस चीज को देख लेते हैं। अब देखिए आगे के हमने एक पूरा डाटा रख रखा है। यहां पे आपको वर्गीकरण करके हमने इसका डाटा आपके सामने रखा है। ये डाटा आपको बहुतों जगह मिलेगी, कहीं कहीं पे 3 है, कहीं कहीं पे 4 है। हमने एक जगह से उठाया, वहां 5 है, और ये 5 हमको श्रेयस्कर लगा। लेकिन साथ ही मैं बता दूं कि इन 5 को समझने के लिए आपको ये नीचे 3 भी समझना होगा। देखिए, भारत के रियासतों के साथ जो संबंध था, अभी हमने आपको ये बताया कि रियासतें कौन थी, कैसे बनी थी, अंग्रेजों की क्या जरूरत थी, अंग्रेजों ने उन्हें छोड़ क्यों दिया। अब है कि अंग्रेजों ने इनके साथ संबंध कैसे निभाया, उनके संबंध निभाने के पीछे मूल उद्देश्य क्या थे, इसी को देखेंगे। तो अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के साथ जो संबंध निभाया उसमें टोटल 5 प्रकार दिखते हैं, 5 टाइप्स दिखते हैं। पहला, कंपनी का रियासतों के साथ समान का संबंध। समान का संबंध मतलब बराबरी का। अब कहिए कि बराबरी का क्यों? ये जो छोटी छोटी रियासतें थी, ये मुगलिया ध्वंसावशेषों पर बनी हुई थी। इनमें से बहुतों ने यूरोपीय कंपनियों से अपने संबंध स्थापित कर लिए थे, और कंपनी भी जो थी अब वो धीरे धीरे राजनीति में भाग लेने लगी थी। अब उसको समझ में आ गया था, यूरोपियन जितनी भी कंपनी थे, कि यदि हम यहाँ के राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो हमारे व्यापारिक हित सुरक्षित नहीं रहेंगे। और पूरा यूरोप उस समय उपनिवेशवाद में लिप्त हो चुका था। इधर भारतीयों के साथ समस्या ये थी कि उन्हें अंदर का ज्ञान तो बहुत था, बाहर का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। उन्हें कुछ जानकारी ही नहीं थी कि इंग्लैंड आखिर है कहाँ, वो क्या करने वाला है। वो सीधा सीधा यहाँ के जो लोग थे उन्हें ईसाइयत का प्रतिनिधित्व समझ रहे थे, और इसके आगे वो कुछ देख नहीं पा रहे थे। ये गलत था। तो कंपनी के साथ, रियासतों के साथ उसने समानता का संबंध के लिए संघर्ष किया। यानी कि कंपनी को भी लगता था कि हम भी इनसे कम नहीं है, हम भी अब एक राजनीतिक पावर प्राप्त करें। इसी बीच दक्षिण में अराकान और पूरब में बंगाल, दक्षिण में अराकान, पूरब में बंगाल। 1757 के प्लासी और बक्सर के 1764 के बक्सर युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल मिल गया। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कंपनी को बंगाल में दीवाने मिल गए। देखिए, किसी विद्वान का एक कथन कि सरकार को 2 भाग में बांट दीजिए, उसके बाद सरकार नहीं चलेगा, जनता खत्म हो जाएगी। ठीक है, सरकार को 2 भागों में बांट दीजिए, अब उसके बाद सरकार चलेगी नहीं, जनता खत्म हो जाएगी। बंगाल में ही हुआ, सरकार को 2 भागों में बांट दिया गया, दीवानी दे दी गई अंग्रेजों को, अब बाकी काम दे दिया गया वहाँ के नवाब को, खुद रखे। अब भाई पैसे नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। यही चीज हुआ। जब 1765 में मुगलिया सल्तनत ने बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी, तो अब यहां से अंग्रेज उन भारतीय रियासतों के समकक्ष हो गए जो भारत में पूर्ण शासन कर रहे थे। यानी कि अब वो समान हो गए। जब एक बार साम्राज्यवादी लिप्सा जागी, समानता हो गई, तो अब तो होड़ होगी आगे बढ़ने की।
तो आगे बढ़ने के लिए उस समय कुछ बाधाएं थी, जिनमें सबसे बड़े बाधा थे मराठे, दूसरे अफगान और तीसरे दक्षिण में निजाम था। बात समझ रहे हैं? मराठे, अफगान, निजाम और कुछ पंजाब। कुछ पंजाब इसलिए कह रहे हैं कि रंजीत सिंह के बाद ऐसा कोई पावर नहीं था वहां जो उनको हिला सकता था, लेकिन थे, पंजाब था। तो जब संघर्ष हुआ, क्या कहते हैं, जब समानता की बात आ गई, तो अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो दूसरी जो नीति उन्होंने अपनाई वो घेरे की नीति, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, यानी कि अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को बचाने के लिए अगल बगल के राज्य को अपनी ओर मिला लो। जैसे इन्हें बंगाल बचाना था, तो क्या किया इन्होंने, अवध से समझौता कर लिया कि मराठे जब आएंगे तो अवध वाला उसको पकड़ेगा। फिर उसके बाद नीचे उन्होंने निजाम से समझौता कर लिया कि भाई ये जब आएगा तो इसको पकड़ लेंगे। फिर उसके नीचे हैदर अली टीपू सुल्तान था, उससे टंटखंट करने लगे। तो इस तरह से इन्होंने एक सेफ्टी वॉल्व की रचना की, जैसा आज के देशों में, आज के समय में उसे बफर स्टेट बोला जाता है। उन्होंने बफर स्टेट की रचना की। तीसरा था अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, ठीक है ना, द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो राज्य को हड़प लिए उसके बीच वाले राज्य को बिल्कुल पृथक कर दिया। अब वो पंगु हो गया, वो किसी काम के नहीं थे। उनका जो जितना भी प्रकार का संबंध होता था दूसरे से, वो अंग्रेजी राज के अधीन होकर के होती थी। इसको ऐसे समझिए कि मेरा 4 खेत है, मेरे 4 खेत के बीच में किसी थर्ड आदमी, दूसरे आदमी का खेत है। अब हम उसको बोलेंगे कि नहीं, हमारा तो भाई पेड़ लगा हुआ है, हम पानी नहीं जाने देंगे। कभी बोलेंगे नहीं मेरा तो जुताई हो गया, अब तुम्हारा जुताई हम नहीं होने देंगे। अंतिम में क्या करेगा, वो खेत हमको दे देगा, भाई तुम ही रखो, जो तो कोड़ो, जो करना है करो। अंग्रेजों ने यही नीति लागू कर दी। ताकतवर थे, कुछ भी कर सकते थे, ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने अपनाया अधीनस्थ संघ की नीति। अधीनस्थ संघ की नीति मतलब कि भाई एक काम करो, देखो हम अब लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, मारपीट तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, हम लोग साथ मिलकर रहेंगे। महारानी ने घोषणा कर दी 1857 की क्रांति के बाद कि हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, बस आप हमारे साथ रहिए, हम बराबर आप बराबर, बस आप मेरी बात मानते रहिए। मार्केबल बात थी। अभी तक भारतीय रियासतें मुगलिया बात मानती थी, अब क्राउन की बात मानेंगे। ये बहुत अलग पॉइंट था। हम दोनों बराबर हैं, लेकिन आप मेरी बात मानिएगा। ये तो गड़बड़ हो गया ना। इसका मतलब हुआ कि देखो ऐसा है कि बैठने तो दे रहे हैं, लेकिन जब बोलेंगे उठो तो उठ जाओ। बाद में यही हुआ। वायसराय जो होते थे वो जब मन हुआ, जैसे मन हुआ, राजाओं को हटा देते थे, लपेट देते थे, पटक देते थे, उठा देते थे। देखिए, इससे संबंधित जो लेख है हमने अपने ब्लॉग पोस्ट पर लिख रखी है, आप उसको जाकर के पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल में लिखा है, आपको मेंस परीक्षा में काम करेगी। पांचवा आता है समान संघात्मक नीति, द पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन। ये इक्वल फेडरेशन क्या था? ये इक्वल फेडरेशन था कि भाई ऐसा है कि हम आप साथे बैठिए, अब हम सब आप बराबर हैं, जब हम आपको छोड़ेंगे तो आपको जो मन होगा सो कीजिएगा। आपने नरेंद्र मंडल का नाम क्या बोलते हैं, हाँ, नरेंद्र मंडल का नाम सुना, भूल जाता हूँ, नरेंद्र मंडल का नाम सुना होगा। तो इस तरह से अंग्रेजों ने ये नीतियां रखी, लेकिन इतनी आसान नहीं थी। लिखी हुई बातों को पढ़ लेना और लिखी हुई बातों को समझ लेना, दोनों में बहुत अंतर होता है। याद रखिए कि अंग्रेजों का भारतीयों के साथ संबंध सीधा और सीधा उपनिवेशवाद का था, और उपनिवेशवाद एक बिल्कुल और विशुद्ध आर्थिक संबंध होता है। उसमें अर्थ के अलावा कोई मामले नहीं होते। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ जो पढ़ाई लाई, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ जो व्यवस्था लाई, अंग्रेजों ने हमें जागरण किया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने निहित उद्देश्यों के लिए किया। वो हमें आपको जागृत करने नहीं आए थे। ये ठीक ऐसे ही बात है जैसे हमने कोई अपने घर के लिए काम करने वाले को रखा। अब मेरे घर के अंदर काम करना है, तो भाई हमने बोला कि काम करो, देखो हम तुम्हारे लिए साबुन सरफ सोडा रख दिए हैं, खूब अच्छा से नहा फींच के तुम लोग आओ, भरपेट खाना खाओ, काम करो। तो लोगों को लगा कि अरे उसके यहाँ तो नौकर चाकर नहा फींच के जाते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है कि उसके अंदर, घर के अंदर गंदगी नहीं जानी चाहिए। उसके घर के अंदर ऐसे नौकर चाकर नहीं जाने चाहिए जो बदबू फैलाएं, क्या कहते हैं, घर को दूषित करें, हवा को दूषित करें। ये बहुत ही मार्केबल बात होती है, इसको ध्यान रखेंगे। तो लेकिन इन सब चीजों के बीच आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत में उपनिवेशवाद के जो थे वो 3 चरण थे। पहला था वाणिज्यिक पूंजीवाद 1757 से 1813 तक। दूसरा था औद्योगिक पूंजीवाद
1813 से 1858 तक, और तीसरा था वित्तीय पूंजीवाद 1858 के बाद। कहिए कि श्रीमान ये क्या होता है? तो देखिए 1757 से 1813 तक उन्हें यह था कि अपना यहां से जो माल उठाना था कम से कम दाम में उठाना था, वहां जाके बेच देना था। तो इसे कहा गया वाणिज्यिक पूंजीवाद। ठीक है, यानी कि बनौटी करना जिसको बोल सकते हैं, ये कर रहे थे। लेकिन ब्रिटेन में तो औद्योगिक क्रांति हो गई, अब वहां का माल यहां खपाना था, तो उसको कहा गया औद्योगिक पूंजीवाद। यानी कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण के बाद जब वहां माल की उत्पादकता बहुत ज्यादा हो गई, तो अब उन्हें हर हाल में माल खपाना था। तो माल कहां खपेगा? अपने उपनिवेश में खपाना था। तो चूंकि उद्योग पर आधारित तो पूंजीवाद था, इसलिए उसको औद्योगिक पूंजीवाद कहा गया। लेकिन जब उद्योग के द्वारा उन्होंने बहुत सारे माल पैसे कमा लिए, तो अब वो पैसे को लगाना था। जब हमने मेहनत किया तो पैसा आया, पैसा आया तो कहीं ना कहीं बैंक में कुछ में लगाएंगे। रेलवे आया, बैंक आया, अन्य वित्तीय संस्थाएं थी, तो वो फिर पैसा लौट के भारत में आता था और उसको वित्तीय पूंजीवाद कहा गया। 1858 के बाद में ही देखिएगा कि तरह तरह के सिस्टम हमारे देश में आने लगे थे, और भारत में आज की जितनी भी संस्थाएं हैं या रेगुलेटिंग संस्थाएं हैं, उनमें से अधिकतर की स्थापना 1860-70 के आसपास में हुई थी। आप इसको गौर करेंगे तो आप कहिए कि श्रीमान इससे हम इसको कैसे जोड़ेंगे? भैया जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए, घेरे की नीति 1765 से 1813 तक, अधीनस्थ पार्थक की नीति 1813 से 1857 तक। आपको याद हो कि 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ दिया गया, और 1833 में उसके व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, और 1833 के बाद कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक इकाई रह गई थी या नहीं थी? तो 1833 के बाद उनका क्या काम बच गया था? लड़ना झगड़ना, वो अपना राज्य बढ़ाना। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, समस्या है। जब कंपनी ने राज बढ़ाने लगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए, और 1857 का महान विद्रोह हो गया, तो कंपनी वहाँ के राजनीतिक सिस्टम ने बैठ के सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो गया? जब हम पूरे भारतीयों को एन कैरन पराक्रम खत्म कर चुके थे, खरीद चुके थे, हटा चुके थे, तो ऐसा क्यों हुआ? तो हुआ कि भाई हर देश में एक वर्ग होता है जो बुद्धिजीवी होगा, सामर्थ्यवान होगा, तर्कशील होगा, या कुछ न कुछ वो साधारण से अलग होगा। तो हमें उस असाधारण वर्ग को अपने पास रखना है, यानी कि देश के जो राजा टाइप के लोग हैं उनको अपने पास रखना है। तब उन्होंने क्या किया कि बराबरी का नीति ला दिया, संघ की नीति ला दिया, और उनका यह मानना था कि भाई जब ऐसे 1860 के आसपास जो भारत के मालिक थे, लाट साहब थे, गवर्नर जनरल थे, वायसराय, उन्होंने राजा को लिखा कि देखिए श्रीमान, जब बाढ़ आएगी ना, तो कुछ ऐसे बांध होने चाहिए जो बाढ़ को रोक सके। ये बांध कौन होंगे? तो ये बांध वो लोग होंगे जो हमारे अधीन होंगे या हमारे अनुकंपा पर होंगे। तो राजा होंगे, जमींदार होंगे। और फिर इन्होंने क्या किया कि राजाओं को सम्मान दिया, जो हमने अभी शब्द इस्तेमाल किया था कि हम आपको बराबरी का दर्जा देंगे, आप हमारी बात को सुनेंगे। तो भाई बराबरी का दर्जा कहाँ हुआ? हम आपका नहीं सुनेंगे, आप मेरा सुनिए। इसके अलावा देखिए कितनी समस्या हो गई। अभी तक जो भी राजनीतिक झगड़े होते थे वो दिल्ली में सुलझता था। अब राजनीतिक झगड़े कोर्ट से चला गया लंदन, कोर्ट के थ्रू आप लंदन जानेंगे। अब अंग्रेजों का कानून, अंग्रेजों का क्या कहते हैं कोर्ट, अंग्रेजों के वकील, अंग्रेजों के जज, तो भारतीयों का क्या मिलेगा? बाबा जी का। ठीक है, आगे हम नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से इन्होंने एक पूरी तरह से अपना संबंध रखा था रियासतों के साथ, जो मूल रूप से उपनिवेशवाद के आधार पे था। किसके आधार पे था? उपनिवेशवाद के आधार पे था, और जो उनके उपनिवेशवाद को संपुष्ट कर सकता था। एकदम गांठ बांध के ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं भी रत्ती भर का कोई गुंजाइश नहीं है कि वो भारतीयों के साथ कोई अन्य प्रकार का भी संबंध रखते थे। समझ रहे हैं? तो आपसे जब परीक्षाओं में मेंस में पूछे तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें जो बातें होंगे वो आप अपने शब्दों में लिखेंगे, मेरे शब्दों में नहीं। हमको नहीं देना परीक्षा, ठीक है ना? आपको लिखना है, आप जाएंगे अपने शब्दों में। लिखने से ये होता है कि जो कॉपी चेक करने वाला होगा ना, वो आपको अच्छा खासा नंबर देगा, बशर्ते ही बहुत बड़ा डाटा रहे न रहे, बहुत भारी भारी शब्द रहे न रहे। शब्दों में प्रवाह होना चाहिए, लगे कि हाँ ये व्यक्ति इस चीज़ को समझ रहा है, जान रहा है। लेकिन
इन सब चीजों के बीच अंग्रेजी राज को जब भी समझना हो, भारत में अंग्रेजी उपनिवेशवाद को जब भी समझना हो, तो इस 3 चरण को जरूर याद रखेंगे। इस 3 चरण के अलावा भारत में आने वाले किसी भी विकास को, किसी भी प्रकार के व्यवस्था को समझना मुश्किल होगी आपको गूढ़ता से। ठीक है, अब आगे इसमें हम देखते हैं भारत में जो अधीनस्थ संघ की नीति बनी थी। ध्यान रखिए कि रियासतों के साथ ये जो संबंध थे, उसमें इन सब चीजों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा वर्णन कर दिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा यहां पर आप सबको कलिष्ठता वाला मामला लगेगा वो था अधीनस्थ संघ की नीति और समानता संघात्मक नीति। कहिए कि श्रीमान ये दोनों में क्या है? तो देखिए, अधीनस्थ संघ की नीति में उन्होंने कहा कि हम भाई बराबर हैं, हम आपका बात मानेंगे, आप मेरा बात मानिए, जैसा होगा हम लोग मिलजुल के चलाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने भारत में उठने वाले राजनीतिक विप्लव को शांत कर दिया। अब विद्रोह नहीं होगी, अंग्रेजों ने सुनिश्चित कर दिया और ये उनकी नीति बिल्कुल काम कर गई कि आप देखेंगे कि 1858 के बाद भारत में 57 जैसी कोई क्रमहान क्रांति नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि ये राजे जो थे अंग्रेजों के हाथ झुके हुए थे, खत्म हो चुके थे। लेकिन अंग्रेजों ने सने सने बहुत सारी नीतियां लाई। आप पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे, जानते ही होंगे कि कैसे कैसे नीतियां लाई। लेकिन 1935 आते आते अंग्रेजों को यह समझ में आ चुका था कि अब हमें देश छोड़ के जाना होगा। तब उन्होंने क्या किया कि ये जो जितने भी राजे राजवाड़े थे उनको लिफ्ट अप शुरू किया, उन्हें ऊपर उठाया, और जब जाने लगे तो उन्होंने क्या कहा कि अब आप स्वतंत्र हैं, आप जैसे चाहें वैसे काम कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से भारत को खंड खंड करने की अंग्रेजों की सुनियोजित चाल थी। सोचिए कि जिन राजाओं को अभी वो डंटा मार करके एक किए हुए थे, अब उन्होंने लिख के दे दिया कि भाई अब आप स्वतंत्र हैं, जहां मन हो जो करें, भारत में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, आप जो करें। लेकिन भारतीय राजनीतिक तो समझ चुके थे कि डंटे के जोड़ पर ये राजा साथ रहते हैं। तो बाद में भारत सरकारें आने की, हमारे महान पटेल साहब ने भी वही काम किया। एक हाथ में डंटा लिया, एक हाथ में मिठाई, भैया तुमको जो लेना है सो ले लो। आज उन राजवाड़ों के वंशज रोते हैं कि हमारे साथ ये किया गया, हमारे साथ वो किया गया, अरे भैया कुछ नहीं किया गया, आप लेटे हुए आदमी थे, भारत सरकार ने आपको वैसे ही लेटा दिया, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये दो आपसे ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादा पूछ सकता है, या क्या कहते हैं, इससे जो राजनीतिक तौर का तरीके निकल के आते हैं उसमें ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो इन डाटाओं के बाद अब देखते हैं नरेंद्र मंडल की स्थिति। नरेंद्र मंडल राजाओं का समूह क्यों बना, किस लिए बना, किन्होंने बनाया, उसका मूल उद्देश्य क्या था और वो क्या कर रहा था। समझ रहे बात को? उसको देखते हैं। उसके बाद फिर हम जानते ही हैं भारत सरकार ने फिर कैसे किया। हालांकि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही वादा किया था कि मैं उन चटकीली कहानियों को नहीं सुनाऊंगा। मेरा सीधा सीधा उद्देश्य है इन रियासतों के साथ अंग्रेजों के संबंध। अब देखिए नरेंद्र मंडल को, द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ध्यान दीजिए कि हमने आपको अभी ये बताया कि भारतीय रियासतें कैसे बनी थी, अंग्रेजों का उनमें क्या हित था, बनने में या छोड़ देने में क्या हित था, साथ ही अंग्रेजों ने अपनी कौन कौन सी नीतियां रखी उन रियासतों के प्रति। अब ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक हित को पूर्ति करने के लिए बाद में इन रियासतों का भरपूर उपयोग किया, और उसी उद्देश्य से इन्होंने इस नरेंद्र मंडल की स्थापना की। नरेंद्र मंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उनका यह था कि भारत में उभरते हुए राष्ट्रवाद को कमजोर किया जाए। बात समझ रहे हैं? लेकिन इसमें एक अनचाहे अच्छाई भी घुसी हुई थी। ये था कि जब एक जगह वायसराय के कार्यकारिणी में या वायसराय की मीटिंग में या नरेंद्र मंडल की जब बैठक होती थी, तो अनचाहे में ही पूरे भारत के प्रतिनिधि वहां पहुंच जाते थे। उनमें आपस में बातचीत होता था, आपस में संबंध विकसित होते थे। इससे क्या हुआ कि भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ और साथ ही भारत में आपसी राजनीतिक समान सोच भी विकसित हुई। लेकिन ध्यान रखिए कि यह अंग्रेजों की एक अनैच्छिक क्रिया थी या अनैच्छिक विचार था, उनकी इच्छा ये नहीं थी। उनकी तो इच्छा थी कि भाई देखो ये सब कांग्रेस वाला बहुत नौटंकी कर रहा है, सब कर रहा है, इसको थोड़ा हटाओ, दबाओ, मेरा भी बातचीत फैलाओ। उनका मूल मकसद यही था। लेकिन
चूँकि ये लोग भी बैठ रहे थे साथ में, उधर कांग्रेस भी साथ में बैठता था, तो हर तरह के लोगों की, जो पूरे भारत के लोग थे, उनकी एक साथ मिलकर बैठक होने लगी। और यह भारत में जब बार बार होने लगी तो हमारी एक साझा राजनीतिक सोच विकसित होने लगी। एक विद्वान थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत में जो राष्ट्रवाद है या आधुनिक भारत में जो राष्ट्रीयता है वो अंग्रेज़ों की संतति है। तो जो विद्वान उनको काउंटर किए, उन्होंने लिखा कि आपने ठीक कहा कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद या आधुनिक राष्ट्रीयता जो है अंग्रेज़ों की संतति है, परंतु आप यह लिखना शायद भूल गए हैं कि वो संतति आपकी अनैच्छिक संतति थी और आपने उसको जन्म से ही गला घोंटने का प्रयास किया, पहचानने से प्रयास किया और दूध पिलाने से भी इनकार कर दिया। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ था। तो खैर वो बड़ी बड़ी बातें हैं। यहाँ पे नरेंद्र मंडल, देखिए नरेंद्र मंडल के लिए सुगबुगाहट जो था 1860 के दौर से ही चल रहा था, 1860 के ही दौर से चल रहा था। कालांतर में 1876 में लॉर्ड लिटन ने इस प्रकार के संबंध पर प्रकाश डाला और उसने कहा कि देखिए कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि हम राजाओं के साथ बैठ सकें और बैठ करके उनको देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें कि उनके मन में क्या चल रहा है और हम अपनी बातों को उनको पहुंचा सकें। लेकिन अंग्रेजों ने उस समय कोई ऐसी ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि राष्ट्रवाद भारत में पनपा नहीं था, सिर्फ 1857 की जैसी एक महान क्रांति को ही रोकना था। इसी बीच कांग्रेस की स्थापना हो गई। जब कांग्रेस की स्थापना हुई और राष्ट्रवाद जोर पकड़ने लगा, उग्र राष्ट्रवाद भी और उदारवाद राष्ट्रवाद भी, तब उन्होंने अपनी नीति बदल ली और 1905 के बाद अंग्रेजों ने रियासतों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने शुरू कर दिए। सौहार्दपूर्ण संबंध का मतलब क्या? वो उन्हें कहने लगे कि आप भी राजा हैं, हम ही लोग जैसे हैं, मेरा चमड़ा गोरा है, बस आपका चमड़ा हल्का सा भूरा है, बाकी तो हम लोग बराबर। अब नीचे वाले को यदि बराबरी का दर्जा देंगे तो आपका काम उछल उछल के करेगा। ये रियासतें वही करने लगी, हालांकि सभी नहीं कर रही थी। ध्यान रखिए, बहुत सी ऐसी रियासतें थी, बहुत से ऐसे राजा थे जिन्होंने खुलकर कांग्रेस का भी साथ दिया और हमारे देश में होने वाले उग्र राष्ट्रवाद का भी साथ दिया। बात समझ रहे हैं? ध्यान रखिएगा, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। बाद में चेम्सफोर्ड सुधार ने भी इस पर वकालत किया, यानी कि जो चेम्सफोर्ड सुधार आया था उसने भी कहा कि देखिए ऐसा है कि आप इसको कीजिए, हम इसको वकालत करते हैं। 1909 और 1919 के सुधार इसलिए भारत में लाए ही गए थे कि भारतीयों को विभक्त किया जा सके, धर्म के नाम पे, क्षेत्रीयता के नाम पे, जाति के नाम पे। आज जो हमारे यहाँ ये सब चीज़ें आई हुई हैं, मतलब हमारे देश में जो आप देखते हैं वो अंग्रेजों की ही बोई हुई चीज़ें हैं। ठीक है, अगला है कि ऐसे तो देखिए कि जॉर्ज पंचम जो थे उन्होंने 1920 में इसकी घोषणा की थी। कब किया था? 1920 में। हमने लिख भी दिया है, देखिए फरवरी 1921 में इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। आपसे जब परीक्षाओं में पूछेगा कि नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई, तो फरवरी 1921 में। नरेंद्र मंडल में 3 प्रकार की रियासतें थी। कितने प्रकार की रियासतें थी? 3 प्रकार की। 109 बड़ी और वैसी रियासतें थी जिन्हें पूर्ण वैधानिक और क्षेत्राधिकार शक्ति प्राप्त था और वो अपना प्रतिनिधित्व खुद जात के करते थे। 127 ऐसी रियासतें थी जिनके अधिकार सीमित थे, कम थे, तो वो आपस में मिल करके 12 प्रतिनिधि का चुनाव करते थे और उनके चुने हुए प्रतिनिधि नरेंद्र मंदिर में जाकर के बैठते थे। शेष 326 को जागीर की श्रेणी में रखा गया, यानी कि इन्हें रियासत तो माना गया लेकिन इन्हें इस योग्य नहीं माना गया कि आपके प्रतिनिधि यहाँ आए या कुछ करें। हालांकि इन्हें सुनने, कथा कहानी सुनने सुनाने के लिए मौका दिया जाता था, क्योंकि अंग्रेजों को था कि हम इनके मन में क्या चल रहा है वो नापे। तो इस प्रकार से 21 में विधिवत उद्घाटन हुआ। 3 प्रकार का रहा। कौन कौन क्या थे हमने आपको बता दिया, लेकिन इसके बारे में कुछ और जान लीजिए। इसकी घोषणा 1920 में जॉर्ज पंचम ने शाही घोषणा में किया था। अब इसका कार्य कैसे होता था? वाइसराय इसका अध्यक्ष होता था तथा हर साल राजाओं में से एक चांसलर एवं प्रो चांसलर चुना जाता था। इस चीज को ध्यान रखेंगे, मीन्स प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लेगा कि भाई नरेंद्र मंडल में कैसे होता था, तो आपको ध्यान रखना है कि वाइसराय ही इसका मुख्य अध्यक्ष होता था और राजाओं में से हर साल एक चुना जाता था।
यह एक सलाहकार संस्था थी, यानी कि सलाह देने वाली संस्था थी। इसकी कोई भी फैसले वायसराय पर या भारत सरकार पर मान्य नहीं थे। अब आइए एक ट्विस्ट, जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो इन राजाओं को भरपूर आमंत्रण दिया गया। इसलिए दिया गया था ताकि ये बातचीत को कमजोर कर सकें और भारत में जो राष्ट्रवाद का जो माहौल चला हुआ है उसको ये नष्ट कर सकें, उसके उभार को कुंद कर सकें। और यदि हो भी तो द्विराष्ट्र हो, खंड खंड राष्ट्र हो, पंजाबियों का अलग राष्ट्र हो, बंगालियों का अलग राष्ट्र हो, मद्रासियों का अलग राष्ट्र हो, मुसलमानों का अलग राष्ट्र हो, हिंदुओं का अलग राष्ट्र हो। अंग्रेज यही चाहते ही थे, वो भारत का सीधा सीधा वाल्कीकरण चाहते थे कि भाई सब खंड टूट जाए। नहीं टूटने दिया तो उस समय के जो भी राजनीतिक थे आप उनके शुक्रगुजार रहिए। बहुत सारे लोग अभी अंग्रेजों का महिमा गाते मिलेंगे कि अरे अंग्रेजों ने ये किया वो नहीं किया। देखिए बहुत चीज़ किया, लेकिन वो यही चाहते थे कि बर्बादें रहें, हम आबाद रहें। अभी आपको अंग्रेजी नीति समझना है तो आप देखिए पश्चिम एशिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अभी से महज 20-25 साल पहले वियतनाम इत्यादि में क्या हुआ था। कौन इस दुनिया में किसी का भला चाहता है? कोई नहीं चाहता। सब चाहता है कि आपके रक्त मांस से हमारा बिल्डिंग चलते रहे, हमारा घर चलते रहे, हमारा भोजन चलते रहे। साम्राज्यवादी शक्तियां यही चाहते हैं। पूंजीवाद जो होता है, उग्र पूंजीवाद यही चाहता है। ये तो अंग्रेजों का, ये तो यूरोप का भला हो कि उन्होंने विश्व युद्ध दोनों को लड़ लिया तो उनको समझ में आ गया कि भैया क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। बाद में उन्होंने शांति को कुछ प्रश्रय दिया। खैर, अब देखिए इससे एक सवाल जो आपको बार बार पूछेगा वो है बटलर समिति। ऐसे बटलर समिति के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको प्रकाश दे दूं उस पर। 1927 में वायसराय इरविन ने, याद रखिएगा इरविन ने एक समिति बनाया जिसका नाम था बटलर समिति और इसके अध्यक्ष थे सर हरकोट बटलर। सर हरकोट बटलर इसके अध्यक्ष थे। इरविन वायसराय था और ये 1927 में बना। इस समिति का मुख्य काम ये जो था वो ताज, यानी कि भारत सरकार एवं रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना और उस पर विचार करना। भारत सरकार या ताज, दोनों पूछेगा, दोनों ऑप्शन सवाल में रहेगा, के साथ भारतीय रियासतों के संबंध की व्याख्या, स्पष्टीकरण एवं सुधार, ये 3 मुख्य उद्देश्यों के लिए बटलर समिति का गठन किया गया 1927 में इरविन के द्वारा। इस समिति ने यह सुझाव दिया कि आप ऐसे ऐसे कीजिए कि ये रियासतें जो हैं वो आपके साथ सहयोग रहे। बाद में ही उन्हीं सुझावों के आधार पे 1935 में समान संघ की नीति को लागू किया गया। याद रखिए कि गोलमेज सम्मेलन जो तीनों हुए थे वो पहला मौका था जब भारत के प्रतिनिधियों को अंग्रेजी राज के बराबर समान कहिए कि माना गया या अंग्रेजी राज के बैठकों में, अंग्रेजी राज के टेबल पर सम्मान के साथ बैठाया गया। उससे पहले कभी भी नहीं बैठाया जाता था। ठीक है, अब इसके बाद कहानी ये है कि जब एक प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की और माउंटबेटन योजना आ गई तो जून 47 के बाद यह स्पष्ट घोषणा कर दी गई कि अब ताज का संरक्षण आपसे खत्म हो गया, अब आप स्वतंत्र हैं, भारत में जाएं, पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र रहें। ये कहानी अलग है, बात समझिए, वो कहानी अलग है। वो भारत के रियासतों के एकीकरण में आती है। आपने सुना ही होगा या हमने भी बताया कि कैसे भारत सरकार ने भी उन्हीं नीतियों का अनुसरण करके जो अभी तक अंग्रेज करते आए थे, एक हाथ में मिठाई एक हाथ में डंडा लेकर के मेनन साहब जो थे वो सरदार पटेल के प्रतिनिधि बन के पूरे भारत घूम गए। जो मिठाई खा के आए उनका स्वागत, जो डंडा खा के आए उनका भी स्वागत, और फिर भारत का एकीकरण हो गया। भारत के राज्य का गठन कैसे हुआ इसके लिए अलग वीडियो है, आप संविधान वाला वीडियो है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। चूँकि वो बड़ी कहानी है, राम कहानी हो जाती है। राम कहानी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट आप इस कहानी में कि आप इतिहास को इतिहास के दृष्टिकोण से देखते हुए पढ़ें, परीक्षाओं में पहुँचें और आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।